विल न्यूज़ डॉट टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं विल न्यूज़ डॉट टुडे। दोस्तों, आज बात करेंगे जीडीपी पर। क्या है जीडीपी, और इस विषय पर अक्सर चर्चा होती रहती है। मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए ताकि लोग जीडीपी को समझ सकें। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, वहीं हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। रिसर्च और रेटिंग्स फर्म केयर रेटिंग्स के अर्थशास्त्री सुशांत हेगड़े का कहना है कि जीडीपी ठीक वैसी है जैसे किसी छात्र की मार्कशीट होती है। जिस तरह मार्कशीट से पता चलता है कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया है और किन किन विषयों में वह मजबूत या कमज़ोर रहा है, उसी तरह जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे यह पता चलता है कि किन किन सेक्टरों की वजह से इसमें तेजी या गिरावट आई है। इसे पता चलता है कि साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या खराब प्रदर्शन किया है। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती को दिखाता है तो इसका मतलब है देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है और देश ने इससे पिछले साल के मुकाबले पर्याप्त सामान का उत्पादन नहीं किया है और सेवा क्षेत्र में भी गिरावट रही है। आपको बता दें, सीएसओ द्वारा साल में 4 दफ़ा जीडीपी का आकलन किया जाता है, यानी कि हर तिमाही में जीडीपी का आकलन किया जाता है। हर साल यह सालाना जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी करता है। माना जाता है कि भारत जैसे कम और मध्यम आमदनी वाले देश के लिए साल दर साल अधिक जीडीपी ग्रोथ हासिल करना जरूरी है ताकि देश की बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। जीडीपी से एक तय अवधि में देश के आर्थिक विकास और ग्रोथ का पता चलता है। जीडीपी का आकलन 4 अहम घटकों के जरिए किया जाता है। पहला घटक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। यह गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए लोगों के कुल खर्च को कहते हैं। दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी खर्च है। तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है और आखिर में चौथा जो है वो है नेट एक्सपोर्ट्स। जीडीपी का आकलन नॉमिनल और रियल टर्म में होता है। नॉमिनल टर्म्स में यह सभी वस्तुओं और सेवाओं की मौजूदा कीमतों पर वैल्यू है, जबकि किसी बेस ईयर के संबंध में इसे महंगाई के सापेक्ष एडजस्ट किया जाता है तो हमें रियल जीडीपी मिलती है। रियल जीडीपी ही हम आमतौर पर अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के तौर पर मानते हैं। जीडीपी के डेटा को 8 सेक्टरों से इकट्ठा किया जाता है। इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग पहले नंबर पे है। दूसरा माइनिंग एंड क्वायरिंग है। तीसरा मैन्युफैक्चरिंग। चौथा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज से किया जाता है। 5वें पे कंस्ट्रक्शन है। छठा जो है ट्रेड, होटल्स और ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस एंड सर्विसेज रिलेटेड, ब्रॉडकास्टिंग ये है। 7वें में फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज से इकट्ठा करते हैं डेटा। और 8वें जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज के जरिए डेटा कलेक्ट करते हैं। जीडीपी आम जनता के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार और लोगों के लिए फैसले करने का एक अहम फैक्टर साबित होता है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि देश आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में अच्छा काम कर रहा है और सरकारी नीतियां ज़मीनी स्तर पर प्रभावी साबित हो रही है और देश सही दिशा में जा रहा है। अगर जीडीपी सुस्त हो रही है या नेगेटिव दायरे में जा रही है तो इसका मतलब यह है कि सरकार को अपनी नीतियों पर काम करने की ज़रूरत है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद की जा सके। सरकार के अलावा कारोबारी, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टर और अलग अलग नीति निर्धारक जीडीपी डेटा का इस्तेमाल सही फैसले करने में करते हैं। जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन करती है तो कारोबारी और ज़्यादा पैसा निवेश करते हैं, वहीं उत्पादन को बढ़ाते हैं क्योंकि भविष्य को लेकर वे आशावादी होते हैं। लेकिन जब जीडीपी के आंकड़े कमज़ोर होते हैं तो हर कोई अपने पैसे बचाने में लग जाता है। लोग कम पैसा खर्च करते हैं और कम निवेश करते हैं। इससे आर्थिक ग्रोथ सुस्त हो जाती है। ऐसे में सरकार से ज़्यादा पैसा खर्च करने की उम्मीद की जाती है। सरकार कारोबार और लोगों को अलग अलग स्कीमों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देती है ताकि वो इसके बदले में पैसे खर्च करे और इस तरह से आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके। इसी तरह से नीति निर्धारक जीडीपी डेटा का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था की मदद के लिए नीतियां बनाने में करते हैं। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए इसे एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जीडीपी में कई सेक्टरों को
कवर किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का आकलन किया जा सके। लेकिन यह भी हर चीज़ को कवर नहीं करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जीडीपी डेटा में असंगठित क्षेत्र की स्थिति का पता नहीं चलता है। वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं, जीडीपी डेटा में असंगठित सेक्टर को शामिल नहीं किया जाता है, जो देश के 94% रोजगार का उत्तरदायित्व उठाता है। अरुण कुमार कहते हैं, अगर जीडीपी नेगेटिव दायरे में आ जाती है तो इसका मतलब है कि असंगठित क्षेत्र का प्रदर्शन संगठित सेक्टर के मुकाबले और ज़्यादा बुरा है। ऐसे में अगर जीडीपी ग्रोथ 10 से 15% के करीब रहती है तो इसका मतलब है कि असंगठित क्षेत्र की ग्रोथ 20 से 30% के बीच होगी। सीधे शब्दों में जीडीपी के आंकड़े दिखाते हैं कि संगठित क्षेत्र का प्रदर्शन कैसा है, लेकिन यह पूरी तरह से असंगठित क्षेत्र की उपेक्षा करता है, जिसमें देश की गरीब आबादी आती है। कई एजेंसियां और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 4 से 15% तक कमज़ोर हो सकती है। यह चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि भारतीय अर्थव्यवस्था गुजरे 4 साल से सुस्ती में चल रही है। साल 2016-17 में जीडीपी 8.3% से बढ़ी थी। इसके बाद 2017-18 में ग्रोथ 7% रही। 18-19 में यह 6.1% है और 2019-20 में यह गिरकर 4.2% पर आ गई है। मैकेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड संकट ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। कोविड महामारी ने हालात को और बुरा कर दिया है और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि दूसरे एशियाई देशों के मुकाबले रिकवरी करने में भारत को ज़्यादा वक्त लग सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर अपडेट्स मिले सबसे पहले आपको। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.willnews.today को। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।